वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम जो अपनी यूनिट चल रही थी वो चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, तो लास्ट टाइम जो आपने टॉपिक किया था वो ईएमएफ ऑफ ए सेल डिस्कस किया था, और उसमें एक और टर्म आई थी दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन लेके चलेंगे दैट what is the difference between EMF of a cell and terminal potential difference। EMF of a cell और terminal potential difference में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके ऊपर एक लिटिल बिट हम डिस्कशन लेके चलेंगे। तो जो ये ईएमएफ होता बेटा, आपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी स्टडी की थी, तो उसमें आपने देखा था कि एक सेल होती है वो क्या होती है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और उस सेल के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड देखे थे, तो उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये आपने एक सेल कंसीडर की थी, ये दो इलेक्ट्रोड आपने लिए हैं। तो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने क्या नाम दिया था, ईएमएफ ऑफ ए सेल कहा था। जब इसको आप क्या लेके चलते हो, ओपन सर्किट लेके चलते हो। जब ये ओपन सर्किट होता है तो उस टाइम पर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या नाम दोगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल दोगे। ठीक है, ओपन सर्किट के दौरान जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या कहोगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल कहोगे। और जब आप उस सर्किट को क्या कर देते हो, क्लोज सर्किट बना देते हो, तो उस टाइम पर जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेल थी अपनी, उस सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या कहोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाम दोगे। ठीक है, दूसरे इसके डिफरेंस में आप लेके चल सकते हैं बेटा कि जो अपने पास ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो आपने कनेक्ट किया था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है। मैं एक बार फिर से उसका डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लिया था, यहाँ पे आप एक सेल कंसीडर करके चल रहे हो, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया। ये एक्सटर्नल आर था, ये ईएमएफ ई था, और यहाँ से जैसे इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है बेटा वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो आपने यहाँ पर कनेक्ट किया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आप लेके चल सकते हो कि जो ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ईएमएफ ऑफ ए सेल आपका ये है, और इससे हमें इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। इट इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो अपने पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक कंडीशन के दौरान इससे ईएमएफ ऑफ ए सेल से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कब, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ ए सेल, और ईएमएफ ऑफ ए सेल से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, जब अपनी सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, उस टाइम पर अपना जो ईएमएफ है वो ज्यादा रहेगा, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। राइट, फोर्थ पॉइंट में आप लेके चल सकते हो कि जो अपने पास ईएमएफ ऑफ ए सेल है वो काज है किसका, रिजल्टिंग करंट का। जो करंट अपने पास आया है वो किस वजह से आया है, ये अपने पास ईएमएफ ऑफ ए सेल की वजह से आया है। ठीक है, और जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिजल्ट है, इफेक्ट है किसका, रिजल्टिंग करंट का। जो करंट आया है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टिंग करंट एंड इट इज द काज ऑफ द रिजल्टिंग करंट। ओके, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आप लेके चल सकते हैं, 3-4 पॉइंट है इसके, डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अभी तक बेटा हमने जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया था, एक सिंगल सेल के बारे में डिस्कस किया है।
चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले अपनी बात ये रहेगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मींस सेल को कंबाइन करने की हमें जरूरत ही क्यों हुई, रिक्वायरमेंट ही हमें क्यों ही हुई। तो बेटा जैसे अपने पास 4 सेल है, मान लेते हैं अपने पास एक 2.5 वोल्ट की सेल है, एक सेल आपने कंसीडर कर ली 3 वोल्ट की, एक सेल आप कंसीडर कर रहे हो 1.5 वोल्ट की, और एक सेल मान लेते हैं हमने कंसीडर कर ली कितनी 2 वोल्ट की। अपने पास 4 सेल हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक छोटी सी ये मान लो अपने पास कोई टॉय है और उसकी मोटर अपनी चलानी है, लेकिन वो 9 वोल्ट पे वर्क करती है। वो कितने पे करती है? 9 वोल्ट पे वर्क करती है। तो अब इन सेल्स की हेल्प से 9 वोल्ट कैसे लेंगे? अपने पास तो 2.5, 3 वोल्ट, 1.5 एंड 2 वोल्ट, ये अपने पास डिफरेंट वोल्टेज की सेल हैं, लेकिन 9 वोल्ट के अपने पास कोई भी सेल नहीं है। तो इनसे 9 वोल्ट का वर्क आप किस प्रकार करवा सकते हो, वो हम आज स्टडी करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल मीन्स अगर आप इन डिफरेंट सेल को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हो तो इन सभी का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा, और वो फिर इंडिविजुअली 9 वोल्ट का वर्क न करके अगर इन सभी को कंबाइन करके आप वर्क में लोगे तो इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट क्या दे देगा? आपको 9 वोल्ट का वर्क करके दे देगा। ओके, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल की आपको जरूरत ही क्यों हुई। सो टुडे वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल के कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड आफ्टर देन मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट? ओके, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इन सभी के बारे में सीरीज, पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, पैरेलल कैसे किया जाता है, हल्की फुल्की नॉलेज आप कैपेसिटर और रेजिस्टर वाले जो टॉपिक आपने डिस्कस किए थे उन सभी में भी हम इनके जो डिटेल है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया था, डिफरेंट कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया था। तो जो कनेक्शन की टाइप थी, टेक्निक थी, कनेक्शन की टेक्निक अभी भी अपनी वही रहेगी, लेकिन उनको कनेक्ट करने से उसका रिजल्ट क्या आता है सेल का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, तो सीरीज में हमने क्या लिया बेटा? जैसे अपने पास ये एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने आर कंसीडर कर लिया है, ये एक दूसरी सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी आपने आर कंसीडर कर लिया है, और आगे भी बहुत सारी आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी रहे इसके लिए हम केवल एक बार में 2 ही सेल को कंसीडर करके चलते हैं। हमने कंसीडर कर लिया इसका ईएमएफ कितना है? E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ आपने कंसीडर कर लिया जैसे कितना है? E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया हमने? R2 है, राइट? और ये इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? मान लेते हैं I करंट फ्लो कर रहा है, और ये आपने इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो अब आप देखते हो आपने जो सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया था लास्ट टाइम, उसमें आपने क्या देखा था कि ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये आपके पास ईएमएफ ऑफ एक सेल थी जिसका ईएमएफ E था, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, कुछ इस तरह से आपने देखा था, और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था वो I करंट फ्लो कर रहा था। तो उस I का रिजल्ट आपने क्या निकाला था? Due to Ohm's law we know that V is equal to IR and I will be equal to V upon R, then I here it will be E by R, R resistance। तो आपने देखा था कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये दोनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, और सीरीज में ये हमने डायरेक्ट ऐड कर दिए थे। तो ये रिजल्ट आपने देखा था I निकालने का इन केस ऑफ ए सेल। तो अब हम यहाँ पर उसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये कैसा कनेक्शन लेके चल रहे हैं, आप सीरीज का कनेक्शन लेके चल रहे हैं, और सीरीज के कनेक्शन में आपने देखा था बेटा अभी से पहले भी जो आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर स्टडी किए थे तो उसमें भी आपने देखा था कि जो I करंट है, I की वैल्यू इसके अंदर चेंज नहीं होगी, जितना I यहाँ है सेम I यहाँ पर रहेगा, सेम I की वैल्यू इधर रहेगी। तो सीरीज के कनेक्शन में I जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, I की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें हमारा चेंज क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी वैल्यू आपकी चेंज रहेगी, मींस V इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन। ओके,
तो अब हम याद करें अगर इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को आपने जब सिंप्लीफाई किया था तो ये क्या आ गया था, r प्लस आर इक्वल टू ई। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास रिजल्ट आया था कुछ इस तरह से, और इसको आपने v लिखा था आई आर ई। तो v की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, e माइनस में आई आर। ये आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो सीरीज के कनेक्शन में जब हमने इन दो सेल को सीरीज के कनेक्शन में कनेक्ट किया है तो हम देखेंगे कि इन दो सेल को जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसकी वजह से इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। मींस इनके ईएमएफ पे और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर सीरीज कनेक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। ओके, तो बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज वी विल गेट V1 कितना है अपने पास। अगर आपके पास V की वैल्यू E माइनस में आई आर है तो इस V1 की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, E1 माइनस में आई आर वन प्लस E2 माइनस में आई आर टू, क्योंकि इसके अंदर जो I है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। I अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ईएमएफ को कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस में I आपने कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। किसका रिजल्ट आया है, ये जो E1 प्लस E2 आया है ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएगा क्या, इक्विवेलेंट ईएमएफ। जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्योंकि जो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी V इक्वल टू E माइनस में आई आर। E क्या था, ईएमएफ। तो अब जब आपने सारी की सारी सीरीज में जोड़ी है तो उनका नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड करके आप उसका नेट ईएमएफ ले सकते हैं। और इधर से जो R1 प्लस R2 है, I इंटू में R क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या दिखाएगा आपको, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा कि जब आपने दो सेल सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब ये तो बात थी तब की जब आपने केवल और केवल दो ही सेल कंसीडर किए हैं। अगर आप सेल कंसीडर करके चलते हो बेटा n, when n cells are taken, when n cells are taken, when n identical, आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेंगे, when n identical मतलब ऐसे सेल जिन सभी का ईएमएफ भी सेम है और उन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। देन अगर ये E1 E2 की जगह पे सभी का ईएमएफ हम सेम लेके चल रहे हैं तो कितनी सेल हो जाएंगी, अगर अपने पास n सेल है तो उन सभी का नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, कब तक, n टाइम्स तक। देन नेट equivalent EMF will be equal to how much, n E। अगर आप n सेल को लेके चल रहे हो और उन n सेल को आपने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, और उन सभी n के n सेल क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उन सभी का नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, सभी का ईएमएफ एड अप हो जाएगा। तो NE वैल्यू आ गई, राइट। एंड नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, NR। आपने देखा कि सिर्फ दो थी तो R1 प्लस R2 हुआ, अगर ये दोनों भी सेम होते तो R प्लस R 2R हो जाता। अगर n सेल है तो कितना आ जाता, NR आ जाता। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया आपके पास, NR, और ईएमएफ कितना आया, NE। तो अगर आपके पास n सेल हैं, उन n सेल को आपने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है तो उस टाइम पर आप करंट की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, ये जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, E की जगह पे अब आप क्या लिख देंगे, NE डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस इस R की जगह पे क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा, राइट। क्योंकि अब जो अपने पास सर्किट बनने वाला है वो सर्किट इन सभी n सेल्स को आप एक ही कंबाइन करके लिखोगे सीरीज में तो एड अप हो जाएंगी ये इस तरह से। तो NE ईएमएफ आ गया, NR इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, I इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है,
तो एन आर और ये आर ये दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो डायरेक्ट ऐड हो गए, वी की जगह पे एन ई है, आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। ठीक है, अब ये था आपके पास जो नेट करंट आया है व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल सेल। अब यहाँ पर बेटा आप इसके स्पेशल केसेस बना सकते हैं। कैसे स्पेशल केसेस? स्पेशल केस वन, स्पेशल केस वन में आप क्या बना दोगे, व्हेन कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। जब अपने पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से, इंटरनल रेजिस्टेंस आर से क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, आर कैन बी नेग्लेक्टेड। उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसको हम क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, और उस केस में अपने पास जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एन ई बाय आर आ जाएगी। ठीक है, और केस टू जब आप बनाएंगे इसका, केस टू में आप लिखोगे व्हेन स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। जब अपने पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के कंपैरिजन में, उस केस में आप जो करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई डिवाइडेड बाय, अब इस आर को क्या क्या करके चलोगे आप, नेग्लेक्ट करोगे, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, तो आर एन ई बाय में क्या आ जाएगा, एन आर, और एन से एन कैंसिल आउट, क्या आ गया आपके पास रिजल्ट, ई बाय में आर, क्या आया है, ई बाय में आर। अब आप इन दोनों केसेस को जरा कंपेयर करके देखें, तो जब आप इन दोनों केसेस को बेटा कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने देखा कि जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लिया है बहुत ज्यादा एज कंपेयर्ड टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पर आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है आई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई बाय आर, और जब आप स्मॉल आर को मींस इंटरनल रेजिस्टेंस आर को लेके चल रहे हो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, देन इट्स वैल्यू इज ई बाय आर, मींस इससे n टाइम्स ज्यादा करंट मिल रहा है आपको इस केस में, तो आप किस कनेक्शन को प्रेफरेंस देंगे ज्यादा करंट लेने के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को आप बहुत ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर्ड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो सीरीज के कनेक्शन में आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिख सकते हैं अपने नोट्स बनाते वक्त, क्या कि जब आपने जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको आपने सीरीज में कंबाइन किया है तो उनका जो नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ पे उसके पे क्या इफेक्ट हो रहा है, सभी का ईएमएफ एड अप हो जाता है, मींस मैक्सिमम वोल्टेज लेने के लिए, टू गेट मैक्सिमम वोल्टेज लेने के लिए आप किस प्रकार के कनेक्शन को प्रेफरेंस देंगे, सीरीज के कनेक्शन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये था सीरीज के कनेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट से पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, और मैक्सिमम वोल्टेज लेने के लिए सीरीज के कनेक्शन को आप प्रेफरेंस देते हैं, इस पॉइंट को भी अच्छे से आप स्टार बना के नोट करेंगे। ओके, एक और बात हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या, जैसे अभी तक आपने जब इन दोनों को चलो साफ हो गया, मैं उसको दोबारा लिख दूंगी, अपने पास जो रिजल्ट आया था इसका क्या आया था, E1 प्लस E2 इंटू में माइनस में I इंटू R1 प्लस R2, ये रिजल्ट आया था अपने पास। तो अब देखो बेटा, जब आपने दो सेल ली है और दो सेल ली है, दोनों को आपने सेम सीक्वेंस में सेट किया है, अरेंज किया है, कनेक्ट किया है, अगर आप इसका सीक्वेंस क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, मींस आपने एक सेल को इस तरह से कनेक्ट किया है और दूसरी सेल को आपने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस R इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस R है इसका भी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, चलो डायग्राम, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरी सेल आपने इस प्रकार कनेक्ट की है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हमने, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये करंट I, EMF E2 मान लेते हैं, चलो इसको E1 R और ये इस तरह से। ठीक है, तो जब आपने कनेक्शन ये देखा है, दोनों कनेक्शन में आप समझ तो गए होंगे कि इसमें हमने इनको कैसे कनेक्ट किया है, रिवर्स कनेक्ट किया है, इसमें अगर डायरेक्ट किया था तो अब इस केस में जो आप नेट ईएमएफ निकालेंगे ना बेटा, उसको आप ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा हो कि हाँ बस एक बात माइंड में सेट कर ली कि जब भी सीरीज में कनेक्शन होगा ये नेट ईएमएफ तो क्या हो जाएगा, उन सभी का ऐड हो जाएगा। बट आपने एक बात अच्छे से देखनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है तो डायग्राम में आप ये देखेंगे कि जो सेल का कनेक्शन दिया है वो किस प्रकार से दिया
अगर सेल को इस प्रकार कनेक्ट किया गया है तो इससे उनका जो नेट ईएमएफ है वो E1 प्लस E2 ना होके आप उसको लिखोगे E1 माइनस में E2। इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट, क्योंकि इसमें जो सेल हैं आपने उल्टे कनेक्टेड किए हैं, राइट। ओके, तो ये था केवल 2 ही का केस। अगर आपने एन सेल को कनेक्ट किया है, एक और बात लिखते हैं, उसको भी आप स्टार बना के लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगर आपने एंड सेल को कनेक्ट किया है, किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया है आपने, मान लेते हैं एंड सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इनका, एंड सोन अप टू एन टाइम्स। ये एन टाइम्स आपने सेल इस तरह से कनेक्ट की हैं, जिन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना है, आर है, और ईएमएफ कितना है, ई है, ठीक है, कुछ इस तरह से सभी का सेम सेम है, आइडेंटिकल सेल आपने कनेक्ट की है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो सेल है, इस सेल को मैंने क्या किया है, रोंग कनेक्शन दिया है। इस सेल को कैसा दिया मैंने, रोंग कनेक्शन दिया है, बाय मिस्टेक कह लो या फिर ये कह दो कि आप कनेक्शन कर रहे थे, अगर आपसे बाय मिस्टेक एक कनेक्शन क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है, तो उस टाइम पर इनका ये केवल एक सेल को रोंगली कनेक्ट करने की वजह से आपके नेट ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके नेट ईएमएफ अब की बार अगर ये रोंगली कनेक्टेड नहीं होती तो आप इसका नेट ईएमएफ कितना लिखते, एनई लिखते, लेकिन केवल एक सेल को रोंगली कनेक्ट करने की वजह से इसका जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना आ जाएगा, एनई माइनस में 2ई होगा। ये क्यों आया तो वो देखते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। जैसे आप क्या कर रहे थे, आप जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो आप सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ के और क्या कर रहे हो, स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, और बाय चांस क्या होता है, गाड़ी को पंचर हो जाता है। अगर गाड़ी को पंचर हो जाता है तो क्या होगा, आप सभी 10 स्टूडेंट थे और मान लेते हैं आप सभी के सभी 10 स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, सेम स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से इसको क्या कर रहे थे, फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे थे गाड़ी को। अब एक उस बच्चा उसमें से क्या होता है, शरारती होता है, वो बच्चा क्या करता है, धीरे से यहाँ से निकल के, इन सभी की 10 की इक्वल स्ट्रेंथ है, ये यहाँ से निकल के और वो किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब इनके फोर्स पर, इनके द्वारा जो इसके ऊपर गाड़ी को चलाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। पहले तो ये इधर था तो ये इनको क्या कर रहा था, एडअप कर रहा था। अब एक तो ये खुद निकल गया यहाँ से, एक फोर्स तो इसका ये कम हो गया एक प्रकार से, जो हेल्प थी, एक हेल्प तो ये, एक सपोर्ट तो ये कम हो गया। दूसरा ये अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, तो इसका मतलब ये एक के इफेक्ट को और कैंसिल कर देगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इसको धकेल रहा है, ये इधर लेके जाना चाहते हैं, तो एक के इफेक्ट को ये क्या कर देगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा। तो इस प्रकार अपने पास कितने बचे, फिर 8 का इफेक्ट जो है वो अपने को कामयाब रहेगा, 8 का जो इफेक्ट, नेट इफेक्ट है वो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, तो ऐसा ही इसमें होता है, ये एक सेल को आपने रोंगली कनेक्ट किया है तो ये खुद एक का तो इसका सपोर्ट पीछे हट ही जाएगा, दूसरा ये किसी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी, नेग्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसके थ्योरी पोर्शन के लिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब एक आध एग्जांपल लेके चल लेते हैं हम इसके बेसिस पर। मान लेते हैं आपके पास एक सेल है, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। मान लेते हैं आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है मान लेते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चलो हम सपोज करके चलते हैं कितना, 1 ओम आपने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लिया, और हमने कंसीडर किया कि इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपने क्या मान लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मान लिया, और हमने कंसीडर किया कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर जो है इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो आपको क्या दे दिया, ईएमएफ ई गिवन दैट ई इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ई कितना है, 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे दिया 1 ओम है, एंड आई
की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पियर है, और कुछ दिया है। अब आपसे पूछ लिया आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, और साथ में अगर आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछना चाहे तो यहाँ से एक पार्ट और बना सकते हैं क्वेश्चन का, क्या, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको भी आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इसको कैसे लेके चलेंगे, भाई देखो, इसको जब आप सर्किट डायग्राम तो आपने देख लिया है, तो इसकी हेल्प से जब इस सर्किट को आप सिंपलीफाई करके आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई बाय में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, आर प्लस आर, ठीक है। अब इसमें से जो डाटा आपको गिवन है वो पुट करो और कैलकुलेट करो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई की वैल्यू कितनी है 0.5 इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कैपिटल आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, राइट। तो 1 प्लस आर को इधर ले आते हैं, 0.5 को इस साइड ले आते हैं। 1 प्लस आर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 का मतलब कितना हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होगा 2 ऊपर चला गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 एंड आर इज इक्वल टू 12 माइनस 1 दैट इज 11 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11 ओम वैल्यू आई है, राइट। अब आर की वैल्यू आई है आपके पास 11 ओम, और इसके अक्रॉस अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना था। सेकंड पार्ट हमने बना लिया था इसका। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपने इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है मींस इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके दिखाना है। तो वो कितना होता है आई इंटू आर। आई कितना है 0.5 है, सो 0.5 क्रॉस आर मींस 11, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11/2। 11/2 का मींस 6, 11/2 का मींस 5.5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 5.5 वोल्ट इसका आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, एक और लेके चल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है 3 सेल दे दी भाई, 3 सेल दी है, मान लेते हैं ये इस तरह से 3 सेल दे दी, और मान लेते हैं इन तीनों सेलों का जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ दे रखा है वो कितना कितना दिया है, मान लेते हैं ये 2 वोल्ट की दे रखी है, ये मान लिया 1.8 वोल्ट की है, और ये मान लेते हैं कितनी है 1.2 वोल्ट की है, राइट। और इसी सीक्वेंस में यहाँ पर आपने क्या करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर लिया है, और ये इसके अंदर से क्या कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है आई करंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम जैसे कंसीडर कर लेते हैं कितना है 0.2, इसका कंसीडर कर लिया जैसे हमने 0.8, और इसका कंसीडर करके चल लेते हैं जैसे 1 ओम है, राइट। और ये जैसे आर की वैल्यू इसने दे दी कितनी 3 ओम, हमने कंसीडर कर ली कि आर कितना दिया है 3 ओम दिया। देने के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई की वैल्यू क्या होगी और वी की वैल्यू क्या होगी। तो चलो देखते हैं किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। हमें पता था क्या, वी नो दैट in case of series connection to calculate I we will use NE by R plus NR। NE E की जगह पे जब अपने पास एक सिंगल सेल था तो I इक्वल टू क्या था E by R plus R। जब हमने सीरीज कनेक्शन लिया है तो सभी का ईएमएफ क्या होगा एडअप होगा, तो NE आया, और साथ में ईएमएफ तो ऐड होता ही है, साथ में जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सभी का एडअप हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आया NR आया है। इन सभी की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 वोल्ट प्लस 1.8 प्लस 1.2 इनकी वैल्यू आ गई आपके पास 5, 5 में R कितना है 3 है, प्लस NR मींस इस सभी को आप ऐड अप करोगे। NR तो हम तब लेते थे जब वो सभी के सभी क्या थे सिमिलर थे, तो यहाँ पे हम इन सभी को इंडिविजुअली ऐड करेंगे 0.2 प्लस 1.8 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2, 0.8 था ये यहाँ पे 0.8, ओके। तो 5/5 का मींस कितना आ गया 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 एम्पियर आई है, ओके। अब 1 एम्पियर करंट देने के बाद आपसे एक और पूछा गया था इसने क्या, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम। 3 ओम के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी V = I * R, and the value of I is 1 and R is 3, then terminal potential difference will be equal to 3 volt, ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम इसका। तो यहाँ से आप इस तरह से इसका I और V कैलकुलेट कर लेंगे। ये था सिंपल
से 3 सेल दी गई हैं और इस सेल को मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, ये लाइक दिस। और ये मान लेते हैं इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। ये मान लिया हमने 6 वोल्ट की बैटरी है, सारी की सारी आइडेंटिकल सेल आपने जो है यूज की है। और इन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है, कुछ इस तरह से। ओके, अब इतना देने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर से करंट कितना फ्लो करेगा। आई करंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। और इसने पूछ लिया कि व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दैट इज 6 ओम। 6 ओम के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 6 ओम है आपका, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखोगे जब आप इस कनेक्शन को अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक सेल को आपने क्या किया है, रोंगली कनेक्टेड किया है। और अभी थोड़ी देर पहले जब आप इसके थ्योरी पोर्शन को स्टडी कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेल को आपने रोंगली कनेक्ट किया है तो नेट ईएमएफ जब हम निकालेंगे उसमें ये खुद अपना सपोर्ट तो पीछे करेगी, साथ में जो दूसरी वाली एक और सेल है उसके सपोर्ट को भी क्या करेगी, नेगलेक्ट कर देगी। तो इसकी वजह से इसने एक सेल दूसरी जो थी उसके ईएमएफ पर भी, और ये ध्यान रहे केवल और केवल ईएमएफ पर ही इफेक्ट डालेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी सभी का क्या होगा, एडअप ही होगा। तो अगर हम इसका रीडायग्राम दोबारा से अगर हम इसका क्या बना के चलें, सर्किट डायग्राम बना के देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट इसका कुछ इस तरह से आएगा। अब ये अपने पास केवल एक ही सेल रहेगी जो अपने को इफेक्ट देगी, जो बेनिफिशियल पॉइंट अपने को दे रही है, क्योंकि इस रोंगली कनेक्शन होने की वजह से इसने दूसरे के इफेक्ट को भी कैंसिल आउट कर दिया है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी सभी का क्या होगा, एडअप होके चलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, और ये भी अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था 6 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का एडअप होके 6 ओम आ गया था। ओके, तो इस आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आई की वैल्यू को आप इसमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ई कितना है, 6 है, बाय आर प्लस आर कितना है, 6 प्लस 6 6 by 12 means 1 by 2 means 0.5 एम्पियर। कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। और अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मींस 6 ओम के अक्रॉस अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो आप कैसे करेंगे, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी आई है, 0.5, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट सभी का कनेक्शन सेम है, इस तरह से सेल दी है तो सभी के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को आप एडअप करके चलेंगे। अगर आपको एक रॉन्ग कनेक्शन दे रखा है तो आप टोटल में से 2 सेल के ईएमएफ को क्या करोगे, आपने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टार बना के आप अपनी नोट्स में हेडलाइन बना के आप लिखेंगे, वो क्या है कि जब आप सीरीज कनेक्शन करते हैं तो उस टाइम पर जो ईएमएफ है वो तो सभी का एडअप हो जाएगा, मींस मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगी हमें, बट साथ के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी एडअप हो जाता है। और इस तरह से रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से सीरीज कनेक्शन में जो करंट है वो हमें कम मिलता है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन को हम जहाँ वहां पर प्रेफरेंस देते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि मैक्सिमम करंट आपकी वहां पर एज ए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, so that's all about the series connection. In next lecture we will discuss the parallel connection. Thanks for